आज हम मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले उनके बेसिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, फिर उसकी टाइप्स डिफरेंट चेक करेंगे और एंड पे हम ऑपरेशन डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें उसका इन्वर्स क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होती है, लीनियर इक्वेशन और रैंक कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और मैट्रिक्स को हमेशा रोज इनटू कॉलम्स लिखा जाता है। मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 2x4 का मैट्रिक्स है स्टेट लेवल। इसकी 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये 1x2 का है, 1 रो है और 2 कॉलम है। इनके पहले पे रो लिखनी होती है, बाद में कॉलम लिखना होता है। जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें दोनों सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल के ऊपर वैल्यूज हों, बाकी सारा ज़ीरो। इसी तरह यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर 1 1 है। नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जो जिसमें सारी वैल्यूज ज़ीरो हों। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें एक ट्रायंगल बन रही हो। जैसे ये देखें, ये एक लोअर ट्रायंगल बन रही है ना, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे दूसरे वाले को। देखें, ये अपर ट्रायंगल बन रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और इसी तरह ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर कुछ की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ये दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हों। इसी तरह अगर मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो अगर दोनों की एक ही रोज और बी की रोज एक जैसी हों और ए के कॉलम्स और बी के कॉलम्स दोनों के जिनके रोज और कॉलम्स एक जितने होने चाहिए। स्केलर मल्टीप्लाई बिफोर कर लें या आफ्टर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे फ़र्क पड़ता है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज ये सेम होने चाहिए। ए के कॉलम्स और बी की रोज, ये कॉलम्स और ये रोज सेम होने चाहिए। ठीक है, अब जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये 1x1 का आ जाएगा। सबसे स्टार्ट वाली वैल्यू है ना, ये 1x1, ये वाला 1x1 का आएगा। इसी तरह देखें, इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं है इसमें। ठीक है ना, एक कॉलम है, इसमें 4 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 6 रोज हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या अगर 2x3 का हो या 3x2 का हो तो रिजल्टेंट कितने का मिलेगा? 2x2 का। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं ना। इसी तरह जब इसको दूसरे वाले कॉलम से पहले से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, पहले को जब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट लिख देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल कीजिए। देखिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे। ठीक है, अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे। इस तरह नीचे वाली रो को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू पहले यहाँ पे लिख देंगे, दूसरी वाली यहाँ पे। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से किसी भी मैट्रिक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे नल ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ प्रॉपर्टीज में, अच्छा, अगर एक रास बी ज़ीरो हो तो इसका मतलब नहीं है कि लाजमी ही ए और बी दोनों ही ज़ीरो होंगे, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये देखेंगे इसमें
अच्छा, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हम नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम से। देखिए पहली रो है, इसका पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिस जो मैट्रिक्स ए का ए उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह लेते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें माइनस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। पहले प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, फिर एंड पे 2x2 का सिंबल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बाद में देखेंगे। इसके लिए हमने माइनस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और माइनस जो होते हैं, अब देखें A11 का माइनर पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर A12 का माइनर कैलकुलेट करेंगे, फिर A13 का माइनर कैलकुलेट करेंगे। जब A11 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये कॉलम और इसकी रोज को एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह 1-2 के लिए इसका कॉलम और इसकी रो को ख़त्म कर देंगे। 1-3 के लिए इसका कॉलम और इसकी रो को ख़त्म कर देंगे। अब देखें जैसे 1-1 के लिए ये पूरी काट दी, तो A22, A23, A32 और A33 रह गया। ये लिख लिया ना, ये बार इसलिए लगाएं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है। इसी तरह 1-2 के लिए देखिए ना, 1-2 के लिए 2-1, 2-3, 3-1, 3-3 हो जाएंगे। इस तरह 1-3 के लिए 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 हो जाएंगे। जो वाली अब डिटर्मिनेंट के लिए हमें प्लस या माइनस का साइन कैलकुलेट साथ में लगाना होता है कि M1 और M2, ये जो हमने पिछले फाइंड किया ना, ये M1 इनके साथ, तो इनका साइन लगाते हैं -1⁻I+j। अब देखें जब C11 है तो 1 + 1 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब C12 है तो 1-2 हो गया, -1⁻3, तो ये नेगेटिव हो गया। C13 है तो 1 + 3 4 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है ये दूसरा प्रिंसिपल माइनर जो है ये नेगेटिव होगा। कौन से वाला? ये वाला, इसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये 1-2 है, ऑड नंबर बनता है ना, तो -1 कोई भी ऑड होगी तो वो माइनस आएगा, तो ये वाला इसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं, अब देखें C12 इज इक्वल टू क्या है, -M12 सॉरी -M12, यानी कि जो वैल्यू आई है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? A11 के साथ उसका माइनस मल्टीप्लाई करना है, प्लस A12 के साथ उसका माइनस मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो A1n है उसका माइनस मल्टीप्लाई करना होता है साथ में। अब देखें ये A11 है, इसका माइनस क्या होगा? सिर्फ A22। इस तरह A12 है, इसका माइनस क्या होगा? A21। ठीक है। अब देखें -1⁻I+j में इस 1 + 1 2 आ गया, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। इसमें 1 + 2 3 आ गया, तो ये नेगेटिव साइन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1-2 के साथ नेगेटिव साइन है, तो A12 लगा दिया। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? वही वाली बात, A11 के साथ C11 प्लस A12 के साथ C12, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ इसका -3 के साथ इसका -2 और 1 के साथ इसका -1। इसी तरह 3x3 का तो जितना भी होगा उसका माइनर इसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखिए A11 का इसका माइनर क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस इसके साथ ये आ जाएंगे, और इसके साथ ये सारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। एक के साथ नेगेटिव साइन जो मैंने आपको पहले बताया था वो A12 के माइनर के साथ आएगा, और रिजल्टेंट क्या होता है ना, ये नेगेटिव साइन इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट देखें, हर दोनों का जो A23 है, देखें ना, A23 के साथ नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनके साथ क्या होगा? जितने भी ऑड नंबर दोनों का सम होगा उसका साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब देखेंगे ये 1 है और साथ में ये A12 है। ठीक है। नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर A13 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आ गया। अगर दूसरे वाला तो ऐसे 0 हो गया। तीसरे वाला 1 है तो ये 0
+2 आ जाएगा इसमें। अच्छा, एडजेंट कैसे होता है? एडजेंट जो माइनर होता है ना, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो माइनर, जो सम सारे माइनर्स को मिला के जो सी मैट्रिक्स बनता है, उसके ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखें, अगर इसका माइनर चेक करें तो ये ख़त्म कर दें, ठीक है, ये ख़त्म कर दें तो ये क्या बना, 4 बना ना। तो ये A11 का माइनर 4 बना। इसी तरह अगर यहाँ पे चेक करें, इसका माइनर क्या बना, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, और ये 3 बना। अब अगर इसका आप चेक करें तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसका माइनर 1 बना। इसी तरह अगर इसका चेक करें तो ये और ये ख़त्म हो गया, तो इसका माइनर क्या बना, 2 बना। अब ये 1 2 है और ये 2 1 है, इन दोनों के नेगेटिव साइन चेंज हो गए। यानी कि ये इसका -3 था तो इसको 3 लिखना पड़ेगा, इसका 2 था तो इसको -2 लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट से अगर किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं और साथ में उसके उसके एडजेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडजेंट निकालना, एडजेंट डिटर्मिनेंट से, एडजेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखें, इसका 4 आ गया, इसी तरह इसका इसका 2 आ गया और इसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब 3 क्रॉस 3 में देखें, ये जब हटेगा, ये A11 का माइनस फाइंड करेंगे तो ये 1 इंटू -1 इंटू 1, तो ये -1 आ गया, ठीक है। इस तरह 1 2 के लिए ये -2 आ गया, 1 3 के लिए क्या आ जाएगा, ये 4 -1 3 आ गया। इसी तरह 2 1 के लिए फाइंड करना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो +1 आ जाएगा, -2 यानी कि ओवरऑल -2 आ गया। इसी तरह इसके लिए हमने फाइंड करना है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म कर देंगे, तो ये -3 और -1 -4 आ जाएगा। इस तरह बाकी माइनस भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे एंड वाला कैलकुलेट करना है। तो ये यूँ हो गया, 3 माइनस ये 3 माइनस +2 5 है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था, 1 2 के साथ नेगेटिव साइन का आ जाएगा, 2 1 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। इसी तरह 2 3 के साथ और 3 2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। बाकी देखें, 2 और 1 को 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, -1^2 +1 होता है। यानी कि जब दोनों को जमा करके जहाँ पे ऑड आता है वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने सी मैट्रिक्स बना लिया। अब क्या करना, सी का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजेंट होता है, ठीक है। पहले वाले रो को पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बन गया। इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया तो इसके इन्वर्स आ गया। सिंपल केस में अगर हमने निकालना हो, हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और डायगोनल पे होते हैं, जो ऑफ डायगोनल पे होते हैं उन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। इन दोनों की जगह चेंज करती है, इन दोनों के साइन चेंज करती है। लेकिन ये 2 क्रॉस 2 के लिए। अच्छा, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये स्केलर वैल्यूज़ होती हैं जो मैट्रिक्स का सारा बिहेवियर बता रही होती हैं। आइगन वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है। अगर a हमारे पास मैट्रिक्स है, a माइनस लैम्डा, a 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 की होगी। तो a में से माइनस लैम्डा आई, लैम्डा के साथ आई मल्टीप्लाई कर दिया 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस लैम्डा आ जाएगा, ये भी माइनस लैम्डा आ जाएगा। ये माइनस लैम्डा -4 से माइनस हुआ तो -4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। अब ये माइनस लैम्डा 5 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 माइनस लैम्डा आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, -1 बना, ठीक है। इन आइगन वैल्यूज से अगर जब हम स्टेट स्पेस में देखते हैं तो आइगन वैल्यूज से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं।
कि अगर वो राइट हाफ प्लेन में होंगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, अगर सारी की सारी लेफ्ट हाफ में होंगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। अच्छा, लैम्डा की दो वैल्यू निकली हैं। लैम्डा की दो वैल्यू में से पहली वैल्यू पुट कर लें तो पहला आइगन वेक्टर निकल आएगा, दूसरी वैल्यू पुट कर लें तो दूसरा आइगन वेक्टर में निकल आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट की तो यहाँ से पहला आइगन वेक्टर निकल आया x1 इज इक्वल टू -x2। इस तरह लैम्डा की वैल्यू -1 पुट की तो एक और आइगन वेक्टर निकल आया x2 x1 इज इक्वल टू -2x2। अब अगर 3x3 का हो तो a माइनस लैम्डा आई पहले फाइंड करेंगे। लैम्डा आई आइडेंटिटी के ऊपर लैम्डा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जैसे आपको पहले मैंने बताया था ना, उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास उसके लैम्डास निकल आएंगे। ठीक है, इन लैम्डास से हम आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को भी हम मैट्रिक्स में डाल सकते हैं। देखें x1 x2 x3 है, x1 x2 है, x3 नहीं है तो x3 की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। x1 x2 है माइनस x3 है, x1 2 x3 -1 लिख दिया इसमें। ठीक है, इस तरह किसी भी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इसमें x वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। x a का इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x की वैल्यूज निकल आएंगी। ये ऊपर वाली x1 होगी, ये x2 होगी, ये x3 होगी। अच्छा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम में से जो मिनिमम चीज़ होती है वो रैंक होता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 हो तो वो मैट्रिक्स कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे देखें एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका रैंक क्या होगा, रैंक इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। फुल रैंक मैट्रिक्स वो होता है जिसका रैंक उसकी डायमेंशन के बराबर हो, यानी कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो मैक्सिमम होगी वो उसकी रैंक होगा। यानी कि 2 क्रॉस 3 का है तो उसका डायमेंशन क्या है, 3। इस तरह 5 क्रॉस 5 का है तो उसकी डायमेंशन 5 है। 2 क्रॉस 11 का है तो उसकी डायमेंशन 11 है। लेकिन रैंक जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कम होता है। मतलब अगर फर्ज करें 2 क्रॉस 11 का है तो उसका रैंक 2 या 2 से कम होगा। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो वो कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होता। अब अगर इस चीज़ का रैंक फाइंड करना है हमें क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को कोशिश करते हैं 0 करने की। इसको 0 करने के लिए क्या किया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया तो 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है, देखें इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और रोज और कॉलम्स में बड़ी चीज़ कौन सी है, कॉलम्स। 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं तो नंबर ऑफ डायमेंशन इसकी होगी 4। इसका रैंक कितना हो गया, 3। ये पहला 1 2 और 3। ठीक है, इसको बनाया जा सकता है ना किसी और से। ठीक है, अगर आपको जो वैसे भी जो स्केयर होता है अगर 4 क्रॉस 4 का है तो उसका रैंक हम कह सकते हैं कि हो सकता है फुल रैंक हो। लेकिन एक कभी भी जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ना हो तो उसका रैंक कभी भी फुल रैंक नहीं होगा। अब इस केस में देखें ये वाली जो रो है एंड वाली से तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाती है ना। तो ये क्या होगी, इसमें 1 2 3 इंडिपेंडेंट होगी और 1 डिपेंडेंट होगी। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कितनी, 3। रैंक इसका 3 होगा। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी रिडक्शन हो सके वो कर लें या आसान या डायरेक्ट चेक कर लें। इसको बाय ऑब्जर्वेशन चेक कर लें कि इसमें कोई एक रो से दूसरी बनाई जा सकती है या नहीं। ठीक है, ये रिड्यूस किया मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये 2 रोज हैं। ठीक है,
2 रोज हैं तो इंडिपेंडेंट रोज कितनी होगी 2, रैंक क्या होगा इसका 2।